तो हम लोग लास्ट टाइम सैंपल प्रॉब्लम्स कर रहे थे हेलिडेस्टिक रेन के, तो आज हम उसकी को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले आज हम जो पहले करेंगे वो है सैंपल प्रॉब्लम 17.4। तो वो जो 17.4 सैंपल प्रॉब्लम है उससे पहले आप याद करें कि हम लोगों ने एक टॉर्जनल ऑसिलेटर पढ़ा था। तो वो जो टॉर्जनल ऑसिलेटर था जो हम लोगों ने देखा था वो एक डिस्क फॉर्म में था और इस डिस्क को हम हॉरिजॉन्टली ऑसिलेट करा रहे थे। और हमने देखा था कि अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली ऑसिलेट कराएं तो इसके पीरियड का फॉर्मूला था 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ आई ओवर कापा। तो के की तरह का ये जो वर्ड है ये आपको याद है, ये कापा था। और ये जो स्ट्रिंग जिसके साथ ये हैंग हुआ है ये इसकी एक प्रॉपर्टी थी, टॉर्जनल कांस्टेंट है ये। ओके, और आई क्या था? आई था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है मैंने आपको लास्ट में बताया था कि अगर एक ऑब्जेक्ट है उसका कोई मास है और उसका इस ओरिजिन से डिस्टेंस r है, तो अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, एक पॉइंट मास है, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस r है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला था mr²। लेकिन अगर हमारे पास एक मास के बजाय कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स हैं और वो सब ओरिजिन के अबाउट कहीं डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो हर एक का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन अलग अलग होगा। पहले का r1 होगा, दूसरे का r2 होगा, तीसरे का r2 होगा। तो इस सिस्टम के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा पहले बॉडी का मास, फॉर एग्जांपल ये पहला पार्टिकल है, इसका मास m1 है, मल्टीप्लाई बाय इसका डिस्टेंस फ्रॉम द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अबाउट ये सिस्टम रोटेट कर रहा है, प्लस दूसरे बॉडी का मास और इसका पिवट से डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस तरह सारे ऑब्जेक्ट्स का मास आ जाएगा। अगर n पार्टिकल्स हैं तो हर एक का मास आ जाएगा। और अगर इसको लिखें तो हम लिख सकते हैं समेशन फॉर्म में mi/ri², जो i की वैल्यू होगी 1 से लेकर n तक जा रही होगी। ये फॉर्मूला उस वक्त वैलिड है जब हमारे पास एक पार्टिकल के बजाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और वो डिस्क्रीट है, इनको आप गिन सकें। लेकिन अगर हमारे पास एक सॉलिड ऑब्जेक्ट आ जाए, फॉर एग्जांपल एक जो है ऐसी चीज है जिसमें पार्टिकल्स की ज्यादा आप काउंट नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल ग्लास आ जाए या फुटबॉल आ जाए, वो रोटेट कर रहा है, तो अब इसके कितने पार्टिकल्स हैं आप इसको काउंट नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम समेशन के बजाय इंटीग्रेशन यूज करते हैं और i² के बजाय r² यूज करते हैं और dm यूज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको छोटे छोटे मासेस में डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसी की जो है ना हम लिमिट लगाते हैं, लेकिन वो डिटेल है, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। तो अगर हमारे पास एक सॉलिड ऑब्जेक्ट होगा जिसके पार्टिकल्स आप गिन नहीं सकते, तो ये जो फॉर्मूला है वो इस फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब कुछ खास ऑब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एक रॉड की, तो इस रॉड का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो पहले आपको बताना पड़ेगा इसकी रिस्पेक्ट से। तो फॉर एग्जांपल एक ऐसे एक्सिस की रिस्पेक्ट से जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, तो एक ऐसे एक्सिस की रिस्पेक्ट से जो इसके सेंटर से पास हो रहा है, अगर इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करें तो वो आता है, इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रॉड वो आता है 1/12 इस रॉड का मास जो कि फॉर एग्जांपल कैपिटल M है, मल्टीप्लाई बाय इस रॉड की टोटल लेंथ, ये L इसकी लेंथ है तो L² आ जाएगा। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया? ये डेरिवेशन से आया। कहाँ से ड्राइव करते हैं? इस फॉर्मूला से ड्राइव करते हैं। मैकेनिक्स के कोर्स में ये होता है। तो अगर हम इस फॉर्मूले के साथ मैथमेटिकल मस्ती करें इस रॉड के लिए, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आएगा। ये फॉर्मूला कहाँ से आया है? डेरिवेशन से आया। फिलहाल आपने इसको याद रखना है। क्या याद रखना है? कि जो हमारे पास एक रॉड है, अगर इसको आप सेंटर के अबाउट रोटेट करें तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो 1/12 ml² होगा। ओके, तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस ऐसे एक्सिस जो कि इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है
उसके अबाउट या उसके अराउंड जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो 1/12 ml² है। फिलहाल इसमें जाने की जरूरत नहीं है कि कहाँ से आया। ओके, नेक्स्ट ये है कि इस तरह और ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनका हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूला का यूज करके। लेकिन बाद ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई इरेगुलर ऑब्जेक्ट हो गया इस तरह से, या कोई और ऑब्जेक्ट आ गया, तो हर एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करना आसान नहीं है। कुछ चीजों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना इस फॉर्मूले से मुश्किल है। तो इस क्वेश्चन में जो हम अभी करने जा रहे हैं उसमें क्या होगा कि हम एक नॉन चीज से, यानी कि एक चीज होगी जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नॉन होगा, उससे हम एक ऐसी चीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करेंगे जिसका डायरेक्टली इस फॉर्मूले से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर होंगे। लेकिन उससे पहले आप ये ध्यान में रखिएगा कि टॉर्जनल ऑसिलेटर एक ऐसा ऑसिलेटर होता है जिसको हम एक पॉइंट से पिवट करने के बाद, एक पॉइंट से हैंग करने के बाद हॉरिजॉन्टली ऑसिलेट कराते हैं। यानी इसकी जो ऑसिलेशन होती है वो अगर आपको याद हो तो इस तरह से थी, ये इस तरह से ऑसिलेट कर रहा था। और उसके पीरियड का फॉर्मूला था, टाइम पीरियड को पढ़े लिखे लोग बोलते हैं पीरियड, 2π√I/कापा। कापा जो था वो टॉर्शनल कांस्टेंट था। तो इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर देंगे। अ थिन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 0.112 किलोग्राम। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि जो मास है एक रॉड का, यूनिफॉर्म रॉड, थिन है, पतली है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म रॉड का मतलब यह है कि जिसकी थिकनेस हर जगह एक जैसी हो। अगर इसकी थिकनेस एक जगह कम है, एक जगह ज्यादा है, तो ये यूनिफॉर्म रॉड नहीं होगी। ऑफ मास 0.112 किलोग्राम एंड लेंथ, इसकी जो लेंथ भी हमें गिवन है 0.096 मीटर। तो इस रॉड की हमें लेंथ गिवन है और उसका मास हमें गिवन है। इस सस्पेंडेड बाय अ वायर, इसको एक वायर से सस्पेंड करते हैं, लटकाते हैं। ये एक रॉड है, इसको हम एक वायर से सस्पेंड करते हैं, लटकाते हैं। ठीक है, थ्रू इट्स सेंटर, इस वायर के सेंटर से वो वायर पास होगी। तो इस वायर को इस रॉड से कनेक्ट करते हैं इस तरह से कि ये जो वायर है वो रॉड के सेंटर पे कनेक्टेड है एंड इज परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। तो ये नजर आ रहा है कि इस रॉड की लेंथ के ये वायर परपेंडिकुलर है। द वायर इज ट्विस्टेड, इस वायर को ट्विस्ट करते हैं, यानी कि इसको घुमाते हैं। ट्विस्ट करना मतलब घुमाना। एंड द रॉड सेट ऑसिलेटिंग, तो ये जो इसको घुमाने के बाद छोड़ देते हैं, तो ये आपको नजर आ रहा है कि ये जो रॉड है ये इस तरह से हॉरिजॉन्टली ऑसिलेट करना शुरू कर देगी। थोड़ा सा घुमाएंगे, छोड़ देंगे, तो ये ऑसिलेट करना शुरू कर देगी। तो ये क्या बन गया, एक टॉर्जनल ऑसिलेटर बन गया। वहां पे जो चीज हम हॉरिजॉन्टली ऑसिलेट करा रहे थे जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे, तो वहां एक डिस्क थी। तो यहाँ पे जो हम चीज ऑसिलेट करा रहे हैं वो एक रॉड है। लाजमी नहीं कि हमेशा एक डिस्क ही हॉरिजॉन्टली ऑसिलेट कराएं, वो रॉड भी हो सकती है। The wire is twisted and the rod set oscillating. The period is found to be 2.14 सेकेंड। और ये देखा कि जब ये पूरा इसने ऑसिलेशन, यानी ये गया और वापस अपनी ओरिजिनल जगह पे वापस आया, तो ये पूरा एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में इसको टाइम लगा 2.14 सेकेंड लगा। फिर क्या कहते हैं कि when a flat body in the shape of an equilateral triangle is suspended similarly through its center of mass। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको, रॉड को यहां से हटाते हैं और इस रॉड के बजाय एक हम लोग बॉडी लेके आते हैं, और वो जो बॉडी हम लेके आते हैं वो इस शेप की है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की शेप, इक्विलेटरल ट्राइंगल की शेप की एक फ्लैट बॉडी लेके आते हैं, इस तरह की बॉडी है, और उसके सेंटर से इस वायर को सस्पेंड करते हैं। When a flat body in the shape of an equilateral triangle is suspended similarly through its center of mass, इसका सेंटर ऑफ मास है, इसको सस्पेंड करते हैं। The period is found to be 5.83 सेकेंड। तो इस रॉड के लिए पीरियड 2.14 सेकेंड था। अभी जिस वायर से इस रॉड को सस्पेंड किया था, अभी भी वायर वही है, उसकी लेंथ वही है, लेकिन जो हमारे पास ये जो वायर है इसके साथ अब जो बॉडी सस्पेंड की है वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की शेप की
फ्लैट बॉडी जो है वो सस्पेंड की है। तो ये एक फ्लैट बॉडी है, उसको सस्पेंड करने के बाद इसको टॉर्जनल ऑसिलेटर, अभी जो बॉडी है वो इक्विलेटर ट्राइंगल है। फाइंड द रोटेशनल इनर्शिया ऑफ द ट्राइंगल अबाउट दिस एक्सिस। तो इस एक्सिस के अबाउट इस ट्राइंगल का रोटेशनल इनर्शिया मालूम करना है, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना है। तो ये जो मास है ये रॉड का है, ये जो लेंथ है वो रॉड की है, ये जो टाइम पीरियड है वो रॉड का है। और अब हमें मालूम करना है रोटेशनल इनर्शिया। रोटेशनल इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया बात एक ही है, और वो ट्राइंगल के लिए हमें मालूम करना है। तो ट्राइंगल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा ये हमें मालूम करना है। अब अगर मैं सोल्यूशन की तरफ जाऊं तो आपको पता है कि पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ, क्योंकि ये टॉर्जनल ऑसिलेटर है, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाय कापा। अब अगर मुझे ट्राइंगल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो ये फॉर्मूला ट्राइंगल के लिए बनेगा। तो इसमें आई के नीचे छोटा सा ट्राइंगल आ जाएगा और टी के नीचे छोटा सा ट्राइंगल आ जाएगा। लेकिन क्योंकि ये वाली वायर और ये वाली वायर एक ही है तो कापा जो है वो सेम है। अब हमारे पास सिचुएशन ये है कि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्राइंगल मालूम करना है, और ट्राइंगल के लिए जब हमने ट्राइंगल को सस्पेंड किया तो उसके लिए पीरियड गिवन, ये गिवन है और ये मालूम करना है। लेकिन आई ट्राइंगल मालूम करने के लिए हमारे पास कापा होना चाहिए। तो कापा कहाँ है यह हमें नहीं पता। तो अगर कापा नहीं पता तो हमें कापा मालूम करने के लिए कुछ एहतमाम करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करते हैं, सोल्यूशन में सबसे पहले हमें पता है कि जो टॉर्जनल ऑसिलेटर के लिए पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओवर कापा। तो अगर हम रॉड की बात करेंगे तो रॉड के लिए यही फॉर्मूला क्या होगा, टी रॉड इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ आई रॉड डिवाइड बाय कापा। कापा जो है वो इस वायर का है, चाहिए इस रॉड से सस्पेंडेड हो या ट्राइंगल से सस्पेंडेड हो, वायर एक ही है तो उसका कापा एक ही होगा। इसलिए हम कापा जो है वो इस बॉडी पे डिपेंड नहीं करता, वो इस वायर पे डिपेंड करता है, तो दोनों का वायर एक ही है। अब एक तरीका ये है कि हमें क्योंकि टी रॉड पता है और आई रॉड हमें पता है कि क्योंकि इस रॉड को सेंटर से ऑसिलेट करा रहे हैं, तो इस सेंटर के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट जो कि इस रॉड के सेंटर से पास हो रहा है, मैंने आपको बताया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है 1/12 ml²। तो एम ऑफ रॉड हमें पता है, लेंथ ऑफ द रॉड भी हमें पता है, तो आई मालूम हो सकता है और पीरियड भी हमें पता है रॉड का। तो यहां से हम कापा मालूम कर सकते हैं और इस कापा की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो आई आ जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा कम्बरसम मेथड होगा, हमें कापा मालूम करना पड़ेगा, जिसको मालूम करने के लिए कहा नहीं गया। तो कैलकुलेशन में जाने के लिए हम लोग दूसरा मेथड करेंगे। अगर हम ट्राइंगल की बात करें तो उसको जब हम ऑसिलेट कराएंगे, जहां पे क्या करेंगे, हैंग करेंगे, ट्राइंगल के लिए जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला बनेगा पीरियड का 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ आई ओवर कापा। तो आई के नीचे छोटा सा दोबारा से क्या आ जाएगा, ट्राइंगल आ जाएगा। अब हम क्या करें कि अगर इन दोनों का स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, टी रॉड स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, और यहाँ स्क्वायर और रूट कैंसिल होके आई रॉड डिवाइड बाय कापा आ जाएगा। तो ये इस फॉर्मूले का स्क्वायर किया। स्क्वायर करने के बगैर भी ये काम हो सकता था, लेकिन हम स्क्वायर करेंगे थोड़ी आसानी हो जाएगी। ट्राइंगल का के लिए जो फॉर्मूला है उसका भी आप स्क्वायर करें, 4 पाई स्क्वायर, और ये आ जाएगा आई ट्राइंगल डिवाइड बाय कापा। अब आप फॉर एग्जाम्पल इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें, और क्या करें कि इस इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दें। क्या फायदा होगा अभी नजर आ जाएगा, 2 को 1 से डिवाइड कर दें। तो जो इक्वेशन नंबर 2 अगर 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो टी ट्राइंगल लेफ्ट साइड से डिवाइड होगी, स्क्वायर डिवाइड बाय टी रॉड स्क्वायर, लेफ्ट साइड से डिवाइड होगी, सर राइट साइड से डिवाइड हो जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा, 4 पाई स्क्वायर, ये इसकी राइट साइड है, 2 को 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 की राइट साइड ऊपर आएगी, और यहाँ पे क्या आएगा, आई ट्राइंगल डिवाइड बाय कापा
होल डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर आई रॉड डिवाइड बाय कापा। अब इसका फायदा क्या हुआ कि जो फालतू चीजें हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। 4 पाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और कापा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये इस का फायदा हुआ स्क्वायर करके और डिवाइड करने का, कि हमारे पास जो फॉर्मूला है उसके अंदर वो सारी चीजें आ जाएंगी जो कि हमें डायरेक्ट से पता है। तो आई ट्राइंगल इज इक्वल टू आई रॉड, यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। टी ट्राइंगल के ऊपर भी स्क्वायर है और टी रॉड के ऊपर भी स्क्वायर है, तो इन दोनों को होल स्क्वायर कर दें। अब टी ट्राइंगल भी हमें पता है डेटा में, अगर आप नजर दौड़ाएं, और टी रॉड भी हमें पता है। टी ट्राइंगल जो था वो कितना था वो मैंने यहाँ पे नोट नहीं किया। जो ट्राइंगल के लिए पीरियड था वो 5.83 सेकंड, और ट्राइंगल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना था। तो ट्राइंगल के लिए पीरियड हमें पता है, रॉड के लिए पीरियड पता है, बस आई रॉड नहीं पता। तो आई रॉड अब अलग से कैलकुलेट कर लें। आई रॉड क्या होता है 1/12 ml स्क्वायर। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये कहीं से आया, ये हमें पता है, ये गिवन होगा। और m क्या होता है रॉड का मास। अच्छा, सिर्फ ये रॉड के लिए फॉर्मूला नहीं है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, रॉड के लिए उस वक्त फॉर्मूला है जब ये एक ऐसे एक्सिस के अबाउट रोटेट करे जो कि इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। और यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि ये अपने सेंटर ऑफ मास के अराउंड ऑसिलेट कर रहा है, तो इस वजह से 1/12 आया। n की जगह क्या आ जाएगा 0.112 और l की जगह क्या आ जाएगा 0.096। तो n की जगह क्या आ जाएगा 0.112 और उसकी आ जाएगा 0.096, स्क्वायर आ जाएगा। कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 8.60 एक्सपोनेंट -5। इसका यूनिट क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, तो इसका यूनिट लिखना आसान है। इसका बेसिक फॉर्मूला है ml स्क्वायर। तो मास का यूनिट क्या होता है, मास का यूनिट होता है किलोग्राम। मास का यूनिट क्या होता है किलोग्राम, और r क्या है डिस्टेंस, उसका यूनिट क्या होता है मीटर। तो r के ऊपर स्क्वायर है तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर आ जाएगा, तो इसका यूनिट बन गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर। सारी वैल्यूज को यहाँ पुट करें, आई रॉड की जगह क्या आ जाएगा 8.60 एक्सपोनेंट -5। टी ट्राइंगल, ट्राइंगल के लिए जो पीरियड का फॉर्मूला था 5.83 था, और रॉड के लिए क्या था 2.14, ऊपर आप देख लीजिएगा। तो जो आंसर आया वो आया 6.38 एक्सपोनेंट -4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो ये ट्राइंगल के लिए जो हमने यहाँ सस्पेंड किया उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों ने मालूम कर लिया बाय यूजिंग दीज इंफॉर्मेशन। तो ये टॉर्जन ऑसिलेटर का एक फायदा है कि आप ऐसी चीज जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको नहीं पता वो मालूम कर सकते हैं। और नोट करें ट्राइंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के मुकाबले में ज्यादा है। और आप नोट करें कि ट्राइंगल अगर हम सस्पेंड कर रहे हैं तो उसका पीरियड ज्यादा है रॉड के टाइम पीरियड के लिए। और ये नोट इसलिए करवाना कि आप फॉर्मूला देखें 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ आई ओवर कापा आ रहा है, तो टाइम पीरियड अगर ज्यादा होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा तो पीरियड ज्यादा होगा। इस क्वेश्चन में ट्राइंगल के लिए पीरियड ज्यादा था, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो रॉड से ज्यादा ही आना चाहिए था, और आ रहा है। तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन किए, होपफुली आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है सैंपल प्रॉब्लम 17.5 ऑफ हेलिडेस्निक रैम। अ यूनिफॉर्म डिस्क इज पिवटेड एट इट्स रिम। तो एक यूनिफॉर्म डिस्क है जिसकी थिकनेस हर जगह से सेम है, डिस्क है ये स्फेयर नहीं है या सर्कल नहीं है, डिस्क है। सर्कल ऐसा होता है जैसे कि एक चूड़ी होती है, स्फेयर जैसे कि अर्थ होती है, ये डिस्क है जैसे सीडी है उसको दरमियान से फिल कर दो, सीडी या डीवीडी, ये वो डिस्क है। तो इस कह रहे हैं कि इसको पिवट कर रहे हैं एट इट्स रिम। ये रिम है यानी कि ये जो चीज होती है एंड, इस सर्कुलर चीज का डिस्क का ये रिम है, एंड है। जैसे जो टायर्स होते हैं साइकिल के या बाइक के, तो उसका एक रिम होता है जिसके ऊपर वो ट्यूब और वो पता नहीं क्या क्या रखते हैं। तो बहरहाल वो जो हमारे पास ये जो है ये है रिम, ये जो एंड आउटर पार्ट ये रिम। तो इस रिम के एक पॉइंट से, यहाँ पे एक पॉइंट है ये नजर आ रहा है आपको पी, यहां से हम इसको पिवट कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं, और ये इसके अराउंड क्या कर रहा है ऑसिलेट कर रहा है, यानी कि इसको यहाँ से पकड़ा,
इसको यहाँ छोड़ा तो ये इधर इधर ऐसे ऑसिलेट करेगा। अब ये टॉर्जनल ऑसिलेटर नहीं है। अब ये कौन सा पेंडुलम है? ये सिंपल पेंडुलम भी नहीं है, तो ये एक फिजिकल पेंडुलम। तो आप याद करें फिजिकल पेंडुलम के लिए थ्योरी में हमने देखा था, फॉर्मूला था पीरियड का 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ I ओवर mg/d। I क्या था? इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट, जिस एक्सिस के अबाउट ये बॉडी रोटेट कर रही है। अगेन ये बात मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने में बड़ी इंपॉर्टेंट है, किस एक्सिस के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रहे हैं। क्योंकि एक्सिस चेंज हो गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। m क्या था? इस बॉडी का मास, g आपको पता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और d का मतलब क्या था? d का मतलब था पिवट पॉइंट से सेंटर ऑफ मास तक का डिस्टेंस। अगर आप याद करें, जैसे हमारे पास ये पिवट पॉइंट हो और ये सेंटर ऑफ मास हो, तो पिवट पॉइंट से जिस पॉइंट पे हम इसको क्या कर रहे हैं? अटैच करके ऑसिलेट करा रहे हैं, पिवट पॉइंट से सेंटर ऑफ मास तक का जो डिस्टेंस था वो था d। ये ध्यान में रखें कि I क्या था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस। कौन सा एक्सिस? जिसके अबाउट बॉडी रोटेट कर रहा है। और m क्या है? बॉडी का मास, g क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और d क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द पिवट पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। ओके, अब अगर ये यूनिफॉर्म डिस्क है तो अगेन वो वाला फॉर्मूला यूज करें r²dm, क्योंकि ये एक डिस्क है, इसके कितने पार्टिकल्स हैं आप गिन नहीं सकते, ये एक सॉलिड बॉडी है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। और ये वाला फॉर्मूला यूज करें और सेंटर ऑफ मास के अबाउट, यानी सेंटर के अबाउट इसको क्या करें? रोटेट कराएं, तो इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो वैल्यू आएगी वो हमें गिवन, यानी मतलब याद होनी चाहिए, या हमें गिवन होगी 12 mr²। r क्या है? रेडियस ऑफ दिस डिस्क। m क्या है? मास ऑफ दिस डिस्क। हाफ कहां से आया? या mr², हाफ mr² कहां से आया? डेरिवेशन करके आया। वो डेरिवेशन में अभी नहीं करवा रहा, बस आपको याद होना चाहिए कि अगर इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस डिस्क को रोटेट करवाएं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 12 mr²। अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस डिस्क को रोटेट कराएं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? 12 mr²। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ डिस्क को सेंटर से पिवट नहीं किया हुआ, बल्कि इस पॉइंट से पिवट किया हुआ है। तो अब ये बॉडी जब रोटेट कर रही है या ऑसिलेट कर रही है, ऑसिलेशन भी छोटी सी रोटेशन है, तो वो इस पिवट के अबाउट है। सेंटर से अगर इसको पिवट किया होता और ये ऑसिलेट कर रही होती तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का तो ये फॉर्मूला हो जाता। लेकिन ये पिवट से हमारे पास बॉडी ऑसिलेट कर रही है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो नहीं होगा जो हमने यहाँ पे लिखा है। तो अब ऐसी सिचुएशन में अगर हमें एक एक्सिस, फॉर एग्जांपल सेंटर से गुजरने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो, और हमें इसके पैरेलल किसी और एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के पैरेलल किसी और एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना हो, तो हमारे पास एक चीज यूज होती है, उसको बोलते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो ये भी मैकेनिक्स में टॉपिक है, रोटेशनल डायनामिक्स जब पढ़ते हैं तो वहां पर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने का तरीका सीखते हैं। तो उसमें हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल सेंटर ऑफ मास के अबाउट, यूजुअली मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के अबाउट, और अगर किसी और एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना होता है तो उसमें से एक जो थ्योरम है हमारे पास वो है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो छोटा सा रिव्यू करते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई रॉड है या कोई भी एक बॉडी है, और आपको इसके सेंटर से गुजरने वाले एक एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, और वो है ICM। अब इस एक्सिस के पैरेलल एक और एक्सिस आया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एक्सिस आया इसके पैरेलल, इस एक्सिस के पैरेलल जो है, कौन से एक्सिस के? ये वाला जो एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, तो इस एक्सिस के पैरेलल एक और हमारे पास एक्सिस है। और अब रॉड को इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कराने के बजाय इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करवाना चाहें, तो अब इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट दिस न्यू एक्सिस,
इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, प्लस एक एडिशनल टर्म होगी प्लस एम का मतलब होगा मास ऑफ द रॉड मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू रॉड, और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को आमतौर पर एच से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये तो मैंने डायरेक्ट किया, लेकिन मैकेनिक्स में इसकी पूरी डेरिवेशन। तो ये पैरेलल एक्सिस का क्या मतलब है कि अगर आपको एक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो जो कि सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, ये सी एम इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि एक एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रहे हैं जो कि सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। इस सेंटर ऑफ मास के पैरेलल एक और एक्सिस है, इसके पैरेलल ये एक्सिस है, तो इसी वजह से इसका नाम है पैरेलल एक्सिस। और ये एक थ्योरम है क्या कि अगर आपको इस पैरेलल एक्सिस के अबाउट यानी कि सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाले एक्सिस, एक्सिस का मतलब क्या होता है लाइन, इस सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली लाइन यानी एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो, जो कि आमतौर पर पता होता है, तो आप इसके पैरेलल एक एक्सिस है, इसके पैरेलल एक एक्सिस है, उसके अबाउट आप सेंटर ऑफ इसके अबाउट इस पैरेलल एक्सिस के अबाउट अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना चाहते हैं, उसके फॉर्मूला है कि आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो वाली टर्म लिखें, प्लस मास ऑफ द बॉडी लिखें, प्लस इनके दरमियान जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको लिखें, उसको स्क्वायर करें, तो ये आपके पास आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस न्यू एक्सिस। और ये लाजमी इसमें बात क्या है कि ये एक्सिस इस एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए, अगर ये पैरेलल नहीं होगा तो फिर ये वाला थ्योरम यूज नहीं होगा। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को पढ़ें, पैरेलल एक्सिस थ्योरम को अपने ध्यान में रखें, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर ऐसी सर्कुलर डिस्क होगी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, हाफ एम आर स्क्वायर, इस चीज को ध्यान में रखें। थर्ड नंबर पे आप ये रखें ध्यान में के पीरियड फॉर फिजिकल पेंडुलम था 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ आई ओवर एम जी डी, और इसमें ये बात ध्यान में रखें कि आई क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट, उस एक्सिस के अबाउट जो कि पिवट से पास हो रहा है, और एम पूरी बॉडी का मास था, जी ग्रेविटेशनल एक्सिस, और डी क्या होता था, पिवट से लेकर सेंटर ऑफ मास तक का डिस्टेंस, ये बात ध्यान में रखिएगा, पिवट से लेकर सेंटर ऑफ मास तक का डिस्टेंस डी होता था। अब इन चीजों से आप लोगों को ये जो चीजें हैं आप लोगों को पता होना चाहिए, तब जाके आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने ये बैकग्राउंड आपका डेवलप किया है। अ यूनिफॉर्म क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं, अ यूनिफॉर्म डिस्क इज पिवटेड एट इट्स रिम, एक डिस्क है, इसको इसके रिम से एक पॉइंट से अटैच करते हैं, तो ये पॉइंट पी है जिसके ये पिवट पॉइंट है, और उसके बाद क्या कर रहे हैं कि फाइंड इट्स पीरियड, इसका पीरियड मालूम करना है यानी टाइम पीरियड फॉर स्मॉल ऑसिलेशन। आपको याद है जो फॉर्मूला फिर उस वक्त वैलिड है जब ऑसिलेशन स्मॉल थी, बड़ी ऑसिलेशन के लिए वाला फॉर्मूला वैलिड भी नहीं था। एंड लेंथ ऑफ द इक्विवेलेंट सिंपल पेंडुलम, तो इस बॉडी यूनिफॉर्म डिस्क के इक्विवेलेंट एक सिंपल पेंडुलम की लेंथ क्या होगी, तो उसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, हमने थ्योरी में तो पढ़ा था लेकिन मैं यहाँ पे इसको दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले आप देखें कि हमें क्या मालूम करना है, यूनिफॉर्म डिस्क हमें क्या गिवन है, यूनिफॉर्म डिस्क इज पिवटेड एट इट्स रिम। तो रिम के अबाउट जो है, ये जो रिम है इससे बॉडी को पिवट किया हुआ है, और पिवट करने के बाद क्या करते हैं, इसको ऑसिलेट करा। तो हमें याद क्या होना चाहिए कि पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ आई ओवर एम जी डी। ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ये टॉर्जनल ऑसिलेटर या सिंपल पेंडुलम नहीं है, ये टॉर्जनल पेंडुलम या सिंपल पेंडुलम नहीं है, बल्कि ये फिजिकल पेंडुलम है जिसके लिए फॉर्मूला होना चाहिए। अब आप देखें कि आई क्या होता है, आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पी होगा। क्यों, क्योंकि आप बॉडी को जो पिवट पॉइंट है वो सेंटर नहीं है, सेंटर के अबाउट बॉडी ऑसिलेट नहीं कर दी, इस पी के अबाउट बॉडी ऑसिलेट कर दी। तो आई पी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पी कैसे कैलकुलेट होगा, तो ये जो आई बेसिकली आई पी है, तो आई पी किसके इक्वल होगा, कैलकुलेट होगा, तो हम उसके लिए यूज करेंगे क्या यूज करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो हमें पता है सिंस कि हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट सेंटर ऑफ मास वो है 1/2 mr स्क्वायर, ये हमें पता है। आर क्या है, इसका रेडियस, यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। जब हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट पी, ये पी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, सबस्क्रिप्ट है, इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास प्लस एम, ये रहा एम,
मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर और एच स्क्वायर। एच क्या था, दोनों एक्सिस के अबाउट डिस्टेंस। तो अगर ये डिस्क है, अगर एक ऐसा एक्सिस होता है जो इस सेंटर ऑफ मास से पास होता है, फॉर एग्जांपल ये डिस्क है, तो इसको एक ऐसे एक्सिस से रोटेट करवा, इस अबाउट रोटेट करवाते हैं, यानी कि इस तरह से रोटेट करवाते हैं जो सेंटर ऑफ मास से गुजर रहा होता, तो फिर उसका फॉर्मूला होता है हाफ एम आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे जो हम इसको ऑसिलेट करवा रहे हैं वो इस एक्सिस के अबाउट ऑसिलेट करा रहे हैं जो कि रिम पे। अब आप देखोगे इनके दरमियान डिस्टेंस क्या है। पहले आप देखो ये दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के, और आगे ये देखोगे इनके दरमियान डिस्टेंस क्या है, तो इनके दरमियान डिस्टेंस उतना ही है जितना कि इसका रेडियस है। तो इस वजह से जो h है, जो कि दोनों एक्सिस के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस केस में दोनों एक्सिस के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो r आ जाएगा, तो यहाँ पे r स्क्वायर आ जाएगा। इसको बाद में दोबारा से भी सोचिएगा। तो ICM क्या है, 1/2 mr स्क्वायर, और mr स्क्वायर वैसे ही लिखेंगे, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 + 1 3/2 mr स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ d क्या होगा, तो d क्या होता था, d क्या होता था, डिस्टेंस बिटवीन पिवट एंड सेंटर ऑफ मास। तो आप नोट करें कि ये डिस्टेंस है, ये हमारे पास पिवट है और ये सेंटर ऑफ मास है। पिवट से लेकर सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस को हम d बोलते थे, लेकिन हमारे केस में, इस केस में जब ये डिस्क है, ये d क्या होगा, तो ये जाहिर सी बात है d क्या होगा, r होगा। ठीक है, तो आल्सो d = r। ठीक है, d क्या होता था, पिवट से लेकर सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस, और यहाँ सेंटर ऑफ मास से पिवट के दरमियान डिस्टेंस है वो r के इक्वल है। तो अब हमारे पास जो पीरियड का फॉर्मूला होगा, सो पीरियड = 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ IP की जगह क्या आ जाएगा, 3/2 mr स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय mgd, डिवाइड बाय mgd। तो हमारे पास यहाँ से m और m कैंसिल आउट हो जाएगा, d की जगह क्या आ जाएगा, हमने बोला था d की जगह r लिखो, ये d की जगह r है, r और r भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 r, ये रहा r डिवाइड बाय g। तो ये इस डिस्क के लिए टाइम पीरियड यानी पीरियड का फॉर्मूला आ गया। तो एक चीज हमें मालूम करनी थी, पीरियड मालूम करें, t मालूम करना था, और दूसरे नंबर पे हमें क्या मालूम करना था, लेंथ ऑफ द इक्विवेलेंट सिंपल पेंडुलम, L इक्विवेलेंट मालूम करनी थी, लेंथ ऑफ द इक्विवेलेंट सिंपल पेंडुलम। तो ये पहला पार्ट हमने मालूम किया। अब लेंथ ऑफ द इक्विवेलेंट सिंपल पेंडुलम मालूम करनी है, लेंथ ऑफ द इक्विवेलेंट सिंपल पेंडुलम। उसके लिए बहुत आसान सी बात है, आप लोग याद करें कि पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या था, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L/G। ओके, तो लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट सिंपल पेंडुलम मालूम करने के लिए हमें सिंपल पेंडुलम के पीरियड का फॉर्मूला पता है। अब इन दोनों को कंपेयर करो, इसको और इसको, तो इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, दोनों के पीरियड्स को, तो आपको नजर आ रहा है कि यहाँ L/G आ रहा है और वहां पे आ रहा है 3/2 R/G। तो अगर ये और ये एक ही होंगे तो 2 पाई तो एक ही है ना, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू इसके स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। तो आपके पास ये g और g कैंसिल आउट हो जाएगा, तो L = 3/2 R आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई लेंथ ऑफ द इक्विवेलेंट सिंपल पेंडुलम। इसका मतलब ये है कि अगर ये हमारे पास, और से सुनना ही वाली बात, ये हमारे पास क्या है, एक डिस्क है, इसका पीरियड क्या है, इतना है। अगर मैं एक सिंपल पेंडुलम लूं तो उसकी लेंथ कितनी हो कि उसका टाइम पीरियड यानी उसका पीरियड इस डिस्क के पीरियड के इक्वल हो। तो उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, उसकी लेंथ होनी चाहिए 3/2 R। R क्या है, रेडियस। ऐसे झूठ मूठ में बात करते हैं कि अगर रेडियस कितना होता है, 10 सेंटीमीटर होता है, ऐसी बात करते हैं, रेडियस 10 सेंटीमीटर होता है, तो L कितना हो जाता है, 3/2 R की जगह 10, 2 5 10, 15 सेंटीमीटर। तो उस जो हमारे पास पेंडुलम की जो लेंथ होती है 15 सेंटीमीटर होती है, अगर हमारे पास रेडियस ऑफ द डिस्क कितना होता है, 20 सेंटीमीटर। तो बताओ अगर रेडियस ऑफ डिस्क 10 सेंटीमीटर है, बल्कि आप देखें अगर रेडियस ऑफ डिस्क 10 सेंटीमीटर है तो डायमीटर कितना होगा, जाहिर है 20 होगा। ठीक है, डायमीटर में R + R 2R होता है। तो अगर आप देखें यहाँ और से, तो
उस पेंडुलम की जो लेंथ है वो कितनी है 15 सेंटीमीटर, तो वो इसके तकरीबन इतने हिस्से के इक्वल होगी। तो इसीलिए यहाँ पर हाइड्रोइलेक्ट्रिक क्रेन में ये एक पैरेलल बराबर में एक डायग्राम लगा गई है कि अगर ये डिस्क है तो उसका इक्विवेलेंट सिंपल पेंडुलम लेना है, तो वो इक्विवेलेंट सिंपल पेंडुलम का मतलब ये है कि एक ऐसा पेंडुलम जिसकी लेंथ अगर 3/2 आर होगी, तो इस पेंडुलम का और इस डिस्क का जो पीरियड होगा वो सेम होगा। अगर आप इन दोनों को एक साथ यहाँ से स्टार्ट करें, इस 3/2 आर लेंथ वाले पेंडुलम को और इस आर रेडियस वाले डिस्क को, इन दोनों को एक साथ यहाँ से छोड़ें, तो ये एक साथ क्या करेंगे, ऑसिलेट करेंगे। ये मतलब है इक्विवेलेंट सिंपल पेंडुलम का कि अगर इस लेंथ का पेंडुलम लेते हैं तो दोनों का पीरियड क्या होगा, सेम होगा। और साथ ही साथ अगर हम याद करें एक बात, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वो था सेंटर ऑफ ऑसिलेशन का। तो सेंटर ऑफ ऑसिलेशन भी इसी लेंथ पे होता था। अब वो सेंटर ऑफ ऑसिलेशन दोबारा से मैं अगर एक्सप्लेन करूंगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन वो इस डिस्टेंस पे, पिवट से इतने डिस्टेंस पर हमारे पास क्या होगा, सेंटर ऑफ ऑसिलेशन होगा। जिसका मतलब ये है कि अगर हम इस डिस्क को इस पॉइंट के बजाय इस पॉइंट से पिवट कर दें, इस पॉइंट पी के पिवट करने के बजाय इस ओ पॉइंट पे पिवट कर दें। ओ कहां से आया, अब ये मैंने आपको बताया था कि यहां से यहां तक डिस्टेंस आर है और यहां से यहां तक भी आर है, तो ये 3/2 आर है। 3/2 का आर क्या होगा, आर प्लस हाफ आर। ये आर का आधा आ गया, तो आर प्लस हाफ आर क्या होगा, 3/2 आर। तो ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये हमारे पास है 3/2 आर। इस लेंथ के बराबर का ये सिंपल पेंडुलम है, ये एक अलग चीज है। और अगर मैं इस पॉइंट पी से 3/2 आर डिस्टेंस देखूं, तो ये पॉइंट ओ है, ये कहलाता है सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। और अगर आप बॉडी को इस पॉइंट से क्या करें, पिवट कर दें, इस पॉइंट पे पिवट कर दें, तो पीरियड क्या होगा, वही होगा जो कि इस डिस्क का है, अबाउट दिस पॉइंट पी। और हमने सेंटर ऑफ ऑसिलेशन का एक और नाम पढ़ा था, सेंटर ऑफ परक्यूशन, लेकिन उस डिटेल में अभी जाने की जरूरत नहीं है। तो ये बात हमने ये पढ़ी कि पॉइंट ओ सेंटर ऑफ ऑसिलेशन है। इस पॉइंट को पिवट मान लें, इस पॉइंट को पिवट मान लें और इस डिस्क को इस पॉइंट ओ पे पिवट करने के बाद इसको ऑसिलेट कराएं, तो ये ऑसिलेट जब करेगी, इसका पीरियड वही होगा जो इस पॉइंट पी पे पिवट करने के बाद पीरियड है। यानी कि पॉइंट ओ पे जो पीरियड होगा और पॉइंट पी पे जो पीरियड है वो सेम होगा। तो ये बात ध्यान रखें। अब हम एक काम करते हैं, चेक करते हैं। चेक क्या करते हैं कि क्या पॉइंट ओ, क्या पॉइंट पी के बजाय पॉइंट ओ पे पिवट कर दें इसको, ये सेंटर ऑफ मास था, ये पॉइंट ओ था, पॉइंट ओ पे इसको पिवट कर दें, तो क्या पीरियड वही आएगा या नहीं आएगा, चेक करते हैं। तो आपको ये पता है कि ये जो फिजिकल पेंडुलम है उसके लिए पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2π√I/mg। अब मेरे पास नई सिचुएशन आ गई। उस सिचुएशन में अब जो पिवट पॉइंट है, इट्स नॉट पी। अब जो नई सिचुएशन है उसमें पिवट पॉइंट इज ओ। तो अब जो आई होगा वो इस पॉइंट ओ के रिस्पेक्ट से आएगा और जो डी आएगा वो इस पॉइंट ओ के रिस्पेक्ट से आएगा। तो अब ये देखो कि अब जो आई आएगा वो क्या आएगा, तो आई अगेन जो आएगा वो अबाउट पॉइंट ओ आएगा। तो हमें ये पता है कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो mr² होता है। तो अगर हम पॉइंट ओ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना चाहते हैं, यानी कि एक एक्सिस है जो ओ से पास हो रहा है, अब जो एक्सिस है वो ओ से पास हो रहा है, पहले एक्सिस सी से पास हो रहा है, उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है, ओ से पास अगर एक्सिस होगा, क्योंकि अगर बॉडी को ओ पॉइंट पे पिवट कर दें तो बॉडी पॉइंट ओ के अबाउट ऑसिलेट करेगा। तो इस पॉइंट के गुजरने वाला जो एक्सिस होगा, एक्सिस का लाइन, हाइपोथेटिकल लाइन जिसके अबाउट जो बॉडी रोटेट कर दी होगी या ऑसिलेट कर दी होगी, तो उसके लिए अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना होगा पॉइंट ओ के अबाउट, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, अगेन पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो वो क्या होता है, I at about point O is equal to moment of inertia about center of mass plus mass times h square। अब h इस केस में क्या होगा, h होता है दोनों के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये होगा h। और नोट करेंगे h क्या होगा, यहां से यहां तक टोटल क्या है r, और ये क्या है, ये आधा r है, तो h क्या होगा, हाफ r। तो h की जगह आ जाएगा हाफ r। तो I about point O, मोमेंट ऑफ इनर्शिया about point O is equal to ICM
ICM की जगह क्या आ जाएगा, अभी हमें पता है ICM क्या होता है, हाफ mr स्क्वायर्ड प्लस m, और r की जगह क्या आ जाएगा, r की जगह आ जाएगा हाफ r, h की जगह क्या आ जाएगा, हाफ r, उसका स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा हाफ mr स्क्वायर्ड प्लस 1/2, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 1/4 mr स्क्वायर्ड। तो अब इन दोनों को ऐड करें 1/2 और 1/4 को, तो आपका आ जाएगा 3/4 mr स्क्वायर्ड। एलसीएम लेके आप देख लीजिएगा 3/4 mr स्क्वायर आ जाएगा, ये अबाउट पॉइंट ओ आ जाएगा। तो IO मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ओ 3/4 mr स्क्वायर आ गया। नोट करें पहले पिवट पॉइंट P था, उसके अबाउट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग था, और अब पॉइंट O है तो उसके अबाउट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग है। दूसरे नंबर पे हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे D चाहिए, और D क्या होता है, D होता है डिस्टेंस बिटवीन पिवट एंड सेंटर ऑफ मास। पहले पिवट क्या था P और सेंटर ऑफ मास क्या था C, तो D R के इक्वल था, लेकिन अब पिवट P नहीं है, अब पिवट O है, तो O से लेकर C तक का डिस्टेंस आपको नजर आ रहा है कि वो D होगा, और किसके इक्वल है, हाफ R के इक्वल है। तो यहां पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट O है वो 3/4 mr स्क्वायर्ड है, अभी हमने कैलकुलेट किया, और जो D है वो हाफ R है। D क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन पिवट एंड सेंटर ऑफ मास, पिवट नाउ इज O। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, T इक्वल्स 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ IO, IO की जगह क्या आ जाएगा 3/4 mr स्क्वायर्ड डिवाइड बाय mgd, m तो m है, g तो g है, और d की जगह क्या आ जाएगा, d की जगह आ जाएगा हाफ r। तो अब आप देखें कि क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ये m और m कैंसिल आउट हो रहा है, और एक r कैंसिल आउट हो रहा है, और 2 2 4 हो जाएगा। तो हमारे पास बाकी क्या रह गया, 2 पाई बाहर है, स्क्वायर रूट के अंदर क्या रह गया, 3 कैंसिल आउट नहीं हुआ, r स्क्वायर में से एक r कैंसिल आउट नहीं हुआ, डिनोमिनेटर में 3/4 था, 4 एक 2 से कैंसिल आउट हो गया था, तो एक 2 रह गया था, ये 2 रह गया, और डिनोमिनेटर में g कैंसिल आउट नहीं हुआ। ये क्या आ गया, पॉइंट O के अबाउट जब बॉडी को ऑसिलेट करा रहे हैं पॉइंट O के अबाउट, तो ये टाइम पीरियड है, और जब पॉइंट P के अबाउट बॉडी को ऑसिलेट करा रहे थे इस वाली डिस्क को, तो पॉइंट P के अबाउट पीरियड क्या था, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 rg। और यहां पे भी देखें पॉइंट O के अबाउट अगर हम ऑसिलेट करा रहे हैं तो पीरियड का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 rg, यानी कि पॉइंट O के अबाउट बॉडी को ऑसिलेट कराएं या पॉइंट P के अबाउट बॉडी को ऑसिलेट कराएं, फॉर्मूला भी सेम आ रहा है, और अगर आप ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जाहिर है वो भी क्या आएगी, सेम आएगी। तो हमने क्या प्रूव किया कि पॉइंट P के अबाउट बॉडी को ऑसिलेट कराएं या पॉइंट O के अबाउट बॉडी को ऑसिलेट कराएं, तो हमारे पास जो पीरियड आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। और पॉइंट O कहां से आया था, इस लेंथ से आया था, ये इक्विवेलेंट सिंपल पेंडुलम की लेंथ थी, लेकिन इसका एक और भी एप्लीकेशन थी, वो ये थी कि ये जो पॉइंट है L = 3/2 r, ये ओरिजिनल पिवट पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे था, 3/2 r डिस्टेंस पे, और ये कहलाता था सेंटर ऑफ ऑसिलेशन या सेंटर ऑफ परक्यूशन। और इसकी क्या प्रॉपर्टी थी, इसकी एक दो और प्रॉपर्टीज थी वो मैंने डिस्कस की थी, लेकिन इसकी एक प्रॉपर्टी ये भी थी कि बॉडी को पॉइंट P के अबाउट ऑसिलेट कराएं या पॉइंट O के अबाउट ऑसिलेट कराएं, रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। ये हम लोगों ने चेक किए। अगला जो क्वेश्चन है सिंपल प्रॉब्लम 17.6, वो ये है कि द पीरियड ऑफ अ डिस्क ऑफ रेडियस 10.2 सेंटीमीटर। तो डिस्क का जो रेडियस है वो 10.2 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 से डिवाइड करें तो 0.102 मीटर आ जाएगा। कह रहे हैं कि एग्जीक्यूटिंग स्मॉल ऑसिलेशन अबाउट अ पिवट एट इट्स रिम इज मेजर्ड टू बी 0.784। तो जो इसका पीरियड है वो 0.784 सेकेंड है, यानी कि रिम के अबाउट, ये रिम पे एक पॉइंट है, उसके अबाउट इसको पिवट करने के बाद जब उसको ऑसिलेट करवाया तो पीरियड ये आया 0.784 सेकेंड। फाइंड द वैल्यू ऑफ जी की वैल्यू मालूम करें। द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट लोकेशन, जिस लोकेशन पे है वहां पे जी की वैल्यू मालूम करें। तो अभी हमने क्या देखा है कि अगर पॉइंट P पे इसको पिवट करें, ये सेंटर है, तो पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 3r/2g। तो हमें t की वैल्यू पता है, हमें r की वैल्यू पता है, तो यहां से हम g की वैल्यू मालूम कर लेंगे। थोड़ी मैथमेटिकल मस्तियां आपको करनी पड़ेंगी। तो g की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 9.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जिस तरह से आप सिंपल पेंडुलम को यूज करके पिछली क्लासेस में g की वैल्यू मालूम
करते थे, इसी तरह से आप इसको यूज करके, यानी फिजिकल पेंडुलम को भी यूज करके इसका पीरियड देख के और इसका रेडियस मेजर करना बहुत आसान सी बात है, स्केल से मेजर कर लें, पीरियड के लिए आप इसको ऑसिलेट कराएं, पीरियड देख लें, तो आप जी की वैल्यू मालूम कर सकते हैं इस फिजिकल पेंडुलम को यूज करके भी। ये कैलकुलेशन आपको खुद करनी पड़ेगी। अगला जो सिंपल प्रॉब्लम है 17.7, उसमें हमारे पास है कि कंसीडर अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक बॉडी जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है, द इक्वेशन ऑफ इट्स द मोशन, इक्वेशन ऑफ दैट मोशन इज, जो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है उसकी इक्वेशन ये है, x इक्वल टू 0.35 cos 0.8.3 रेडियन पर सेकेंड t। तो अगर आप याद करें तो एक बॉडी जब सिंपल हार्मोनिक मोशन करती थी तो उसकी इक्वेशन क्या होती थी, x इक्वल टू xm cos ओमेगा t प्लस 5। तो अगर देखें आप तो t के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, ओमेगा, तो यहाँ t के साथ जो चीज मल्टीप्लाई हो रही है वो ओमेगा होगा, और ये xm क्या होगा, उसका एम्पलीट्यूड होगा। तो एक बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है तो उसकी ये इक्वेशन है, ये उन्होंने बताई है। और यहाँ पे ये जो ओमेगा टी के पास प्लस 5 आपको नजर आ रहा है, 5 आपको याद है कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पर जो फेज कांस्टेंट होता था वो 5 होता था, लेकिन मैंने बताया था कि 5 0 भी हो सकता है, 5 कुछ भी हो सकता है। तो इस केस में इसका मतलब है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो 5 0 है। कहते हैं वेयर x इज इन मीटर्स एंड t इज इन सेकंड, ये x मीटर में है और ये वाला t सेकंड्स में है। दिस मोशन कैन बी आल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज द प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अलोंग अ हॉरिजॉन्टल डायमीटर। तो हम, आपको याद है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को एज अ प्रोजेक्शन भी देख सकते थे, उसके लिए हमारे पास एक रेफरेंस सर्कल होता था। तो हमारे पास यहाँ पर ये जो बॉडी है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है अबाउट दिस मीन पॉइंट, और ये उसका क्या होगा, रेफरेंस सर्कल होगा। इस सर्कल को यूज करके भी आप इस सिंपल हार्मोनिक मोशन को विजुलाइज कर सकते हैं। तो यही कह रहे हैं दिस मोशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ प्रोजेक्शन। तो ये जो पार्टिकल है जब यहाँ पे क्या कर रहा होगा, रोटेट कर रहा होगा, तो उसका जो प्रोजेक्शन होगा वो यहाँ पे क्या कर रहा होगा, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा होगा। ए पार्ट में कहते हैं कि अच्छा ये हॉरिजॉन्टल डायमीटर है, वर्टिकल में भी कर सकते हैं, यहाँ पे उन्होंने बोला हॉरिजॉन्टल डायमीटर के अलोंग ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। गिव द प्रॉपर्टीज ऑफ द करस्पॉन्डिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की हमें प्रॉपर्टीज बतानी है कि उस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी। सबसे पहले आप देखें, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रही है, ए पार्ट में सॉल्व करने लगा हूं, हमारे पास जो इक्वेशन होती है x इक्वल टू xm cos ओमेगा t प्लस 5 होती है। तो आपको अगर याद हो तो xm, अगर आपको याद हो तो xm जो था वो रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल होता था। तो xm जो है वो रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल है। तो ये रेडियस क्या है, इस सर्कल की एक प्रॉपर्टी है। तो गिव द प्रॉपर्टीज ऑफ करस्पॉन्डिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो जिस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का ये प्रोजेक्शन है, उस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो रेडियस होगा वो xm के इक्वल होगा, 0.35 मीटर के इक्वल होगा। अगली चीज अगर आप याद करें तो ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती थी इसकी एक यूनिफॉर्म या कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी होती थी। और अगर आपको याद हो तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करने वाले बॉडी के लिए ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी थी, टू एंड फ्रो मोशन करने वाली बॉडी के लिए ये ओमेगा जो था वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी थी। लेकिन अगर आप याद करें तो हमने पढ़ा था कि अगर बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही होगी तो उसका जो ओमेगा होगा एंगुलर वेलोसिटी, और ये जो टू एंड फ्रो करने मोशन करने वाला या सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाले बॉडी के लिए जो ओमेगा होगा जिसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो अगर सर्कुलर मोशन है तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, और अगर टू एंड फ्रो मोशन है तो ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो न्यूमेरिकली दे आर इक्वल। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो न्यूमेरिकली क्योंकि इसकी वैल्यू इक्वल है तो हमारे पास ओमेगा जो है 8.3 रेडियन पर सेकंड ये एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी ऑफ द सर्कल। और साथ ही साथ जो फाई है वो नजर आ रहा है कि यहाँ पे है ही नहीं कोई, तो फाई 0 आ जाए। तो ये उस सर्कल की क्या हो गई, प्रॉपर्टीज आ गई। ये उस रेफरेंस सर्कल का रेडियस आ गया, ये उस सर्कल में मूव करने वाले पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी हो गई, और ये फेज कांस्टेंट आ गई। नेक्स्ट ये कहते हैं फ्रॉम द मोशन ऑफ द रेफरेंस पॉइंट। तो यहाँ पे ये रेफरेंस पॉइंट है जो मूव कर रहा है। डिटरमिन द पीरियड या डिटरमिन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी टू कम हाफ वे इन टूवर्ड द सेंटर फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजिशन। क्योंकि फाई 0 है तो फाई 0 होने का मतलब क्या है कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे अगर आप चेक करना चाहें तो x इज इक्वल टू क्या होगा, xm cos ओमेगा t है, ओमेगा जो भी है t की जगह क्या आ जाएगा 0। cos 0 क्या होता है 1,
cos 0 क्या होता है, ये एंगल 0 जगह cos 0 1 होता है, तो x इक्वल टू xm। इसका मतलब है ये जो पार्टिकल है ये इस एक्सट्रीम पॉइंट से शुरू करेगा, और ये कह रहे हैं कि टाइम कितना टाइम लगेगा, टी मालूम करना है बी पार्ट में, कितना टाइम लगेगा किस फ्रॉम द मोशन ऑफ द रेफरेंस पॉइंट determine the time required for the body to come halfway in toward the center of motion from its initial position। initial position से यहाँ हाफ तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो अगर हाफ तक पहुंच रहा है तो वो हाफ ऑफ xm है, हाफ ऑफ xm है। फॉर एग्जाम्पल xm की वैल्यू अगर 0.35 है तो उसका आधा कितना होगा 0.175, तो ये इनिशियल पॉइंट से आधे तक पहुंचने के लिए कितना टाइम चाहिए, तो ये मालूम करना है। तो अब आप ये देखें कि हमारे पास फॉर्मूला क्या है, x इक्वल टू xm, फॉर्मूला नहीं, जो हमें गिवन इक्वेशन है वो क्या है, x इक्वल टू xm या 0.35 cos xm के जगह में 0.35 लिख देता हूं, 0.35 cos ओमेगा टी, ओमेगा टी रहेगा 8.3 रेडियन पर सेकेंड, 8.3 रेडियन पर सेकेंड, यूनिट में नहीं लिख रहा, टी आ जाएगा। x की जगह क्या आ जाएगा, यहां पे इस केस में x की जगह क्या आ जाएगा, हाफ xm, हाफ xm, और xm कितना है ऊपर से नजर आ रहा है 0.35। ऐसा करते हैं कि यहाँ xm के जाए 0.35 भी लिख देते हैं, और ये 0.35 वैसे आ जाएगा cos 8.33। नजर आ रहा है कि ये 0.35 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा cos 8.33 इज इक्वल टू हाफ। अब cos वहां जाके cos इनवर्स हो जाएगा, cos इनवर्स आप कैलकुलेटर से देखेंगे तो वो 30 डिग्री आएगा, 60 डिग्री आएगा, सॉरी 60 डिग्री। लेकिन यहाँ पे कि रेडियन पर सेकेंड है तो एंगल लाजमी है कि आप रेडियन में लिखें, तो π/3 रेडियन है। अगर आप यहाँ डिग्री में लिखा तो आंसर गलत आएगा, आपने यहाँ रेडियन में आंसर देना। तो अब आपको ये पता है कि पाई कितना होता है 3.142, और 8.3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.13 सेकेंड। इतनी देर के बाद जो हमारा पार्टिकल है वो यहां से यहां पहुंचेगा आधे तक, ये वो टाइम है जिसके दौरान जो पार्टिकल है वो यहां तक पहुंचेगा।